लुटेरों का एक गैंग खुद को सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का अफसर बताकर भ्रष्ट लोगों के घर छापा मारता था। आज तक वे कभी पकड़े नहीं गए। हर बार वे नकली जांच का आदेश बनाते और लोकल पुलिस स्टेशन से मदद लेकर अपना काम कर लेते। इस बार उनका निशाना एक मंत्री का घर था। उन्होंने अपने नकली पहचान पत्र दिखाए। मंत्री ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन एक आदमी ने उसे थप्पड़ मारकर अंदर ही रोक दिया। मंत्री डर गया और उन्हें तलाशी लेने की इजाजत दे दी। सभी लोगों का काम पहले से तय था। सबसे पहले उन्होंने फोन की लाइन काट दी, फिर घर के सभी नौकरों को एक कमरे में बंद कर दिया। पुलिस बाहर दरवाजे पर खड़ी रही। अब मंत्री के घर का बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। अब वे आराम से पूरे घर की तलाशी लेने लगे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि पैसे कहाँ छिपाए जा सकते हैं। भगवान की मूर्ति के नीचे बने खाने से लेकर किताबों की अलमारी के गुप्त हिस्से तक हर जगह से उन्हें नोट और सोना मिला। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। छत में छिपाया गया पैसा भी उन्होंने निकाल लिया। मंत्री के घर में कई महंगी गाड़ियां भी थी। उन गाड़ियों की सीटों के अंदर भी नोट भरे हुए थे। इसके अलावा उसके पास बहुत सारी जमीन और मकान भी थे। उन्होंने सारा काला धन लिखकर मंत्री से उस पर दस्तखत करवा ली। यही उनका सबसे बड़ा दांव था। इससे ऐसा लगता था जैसे मंत्री खुद अपने भ्रष्ट होने की बात मान रहा हो। इसलिए आज तक किसी भी भ्रष्ट आदमी ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत नहीं की। मंत्री चुपके से उनके सरदार तुगे के पास गया और बोला कि अगर वह उसे छोड़ दे तो वह 2 गुना पैसा देने को तैयार है। लेकिन तुगे ने साफ मना कर दिया। उसने मंत्री को चेतावनी दी कि अगर उसने फिर गलत काम किया तो वे दोबारा आएंगे। काम खत्म होने के बाद उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि यहीं रुको और आगे के आदेश का इंतजार करो। फिर वे सारा काला धन लेकर निकल गए। रास्ते में उन्होंने कपड़े बदले, नकली दाढ़ी उतारी, काला चश्मा लगाया और अपने अपने घर चले गए। सिर्फ आधे घंटे में चारों इस शहर से गायब हो चुके थे। काफी देर बाद पुलिस को समझ आया कि उनके साथ धोखा हो गया है। अगले दिन भी उन लुटेरों का कोई पता नहीं चला। अपनी कुर्सी बचाने के लिए मंत्री ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने चुपचाप पुलिस से अपना काला धन वापस लाने को कहा। जांच में पता चला कि यह कोई साधारण गैंग नहीं था। उनका निशाना हमेशा बड़े व्यापारी और नेता होते थे। किसी भी मामले में किसी ने पुलिस में शिकायत नहीं की थी और उन्हें छापेमारी का पूरा तरीका अच्छी तरह पता था। पुलिस को शक हुआ कि ये लोग पहले कभी जांच एजेंसी में काम कर चुके हैं। एक के बाद एक इतनी बड़ी वारदात करके वे पुलिस को खुली चुनौती दे रहे थे। इसलिए इस केस की जिम्मेदारी एक फेडरल जासूस को दी गई। यह जासूस भी कोई आम आदमी नहीं था। उसने कभी किसी अपराधी पर रहम नहीं किया। उधर पुलिस अभी इस मामले की जांच कर ही रही थी कि लुटेरों ने फिर एक नई वारदात कर दी। लेकिन इस बार जैसे ही वे घर के अंदर घुसे वे हैरान रह गए, क्योंकि असली सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पहले से ही उस घर में मौजूद था। अचानक माहौल तनाव से भर गया। उसे लगा कि अब भाग जाना चाहिए। तभी भाई सांड ने खुद को संभालते हुए कहा कि वे टैक्स ब्यूरो से हैं। फिर उसने ऐसा दिखाया जैसे वे गलत जगह आ गए हों। उसने कहा, ये क्या है सर, नंबर भी ठीक से नहीं रख सकते। इसके बाद वे बिना रुके बगल वाले एक बड़े व्यापारी के घर पहुंच गए और फिर से तलाशी शुरू कर दी। उन्होंने पूरे घर की छानबीन की, यहाँ तक कि कालीन भी उठा डाले, लेकिन काला धन नहीं मिला। टीम के लोग सोचने लगे कि शायद वे गलत जगह आ गए हैं। तभी भाई सांड की नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर गई। उसे देखकर उसे शक हुआ। उसने स्टोर रूम की तलाशी ली और वहाँ छिपा हुआ ढेर सारा काला धन मिल गया। इतना पैसा था कि कुछ लोग उसे उठा भी नहीं पा रहे थे। तब भाई सांड ने पास वाले जांच ब्यूरो की मदद ली। उनकी मदद से सारा पैसा आसानी से एक छोटी गाड़ी में रख दिया गया। पैसा मिलते ही सभी लोग अलग अलग रास्तों से निकल गए। जब जासूस को पता चला कि यह गैंग फिर से लोगों को बेवकूफ बनाकर निकल गया तो उसने सभी सरकारी अधिकारियों को सावधान रहने की चेतावनी दे दी। पहले धोखा खा चुके डिप्टी पुलिस चीफ को भी इस गैंग की जानकारी मिल गई। इस बार वह अपनी गलती सुधारना चाहता था, लेकिन जासूस का कहना था कि अभी उन्हें पकड़ने का सही समय नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के साथ ठगी हुई है वे अदालत में गवाही नहीं देंगे। उन्हें रंगे हाथ पकड़ना ही पड़ेगा। उधर टेलीफोन विभाग का एक कर्मचारी भाई टू के घर फोन ठीक करने के बहाने पहुंचा। उसने चुपके से फोन में सुनने वाला यंत्र लगा दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस को एक बड़ी जानकारी मिली। भाई सांड कह रहा था कि अब वह आखिरी बड़ा काम करेगा और उसके बाद हमेशा के लिए यह धंधा छोड़ देगा। अब भाई टू की हर हरकत पर पुलिस नजर रखने लगी। वही पुलिस की सबसे बड़ी उम्मीद बन गया। इसी बीच भाई सांड एक अखबार के दफ्तर पहुंचा। उसने जांच ब्यूरो के नाम पर नौकरी का विज्ञापन छपवा दिया। यह नौकरी ऐसी लग रही थी जिसमें न कोई खतरा था और न ही इज्जत की कमी। विज्ञापन देखते ही बहुत से लोगों ने आवेदन कर दिया। जासूस को इसकी खबर लगी तो उसने अपने 2 अंडरकवर पुलिस वालों को भी उम्मीदवार बनाकर भेज दिया। इंटरव्यू वाले दिन एक इमारत में आग लगी हुई थी।